60 साल का मनोहर अपने घर के बाहर टहल रहा था। तभी उसकी पड़ोसन निर्मला मार्केट से सब्जियों का थैला उठाकर आ रही थी। उसे देखकर मनोहर ने उससे कहा, पतली कमरिया तेरी, हाय हाय हाय। हाय निर्मला जी, अरे कसम से इस उम्र में भी क्या गजब ढाती हैं आप। वैसे कहो तो उठा लूं? क्या कहा? अरे मेरा मतलब है सामान को उठा लूं? मनोहर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई सुनेगा तो कितना गलत मतलब निकालेगा आपकी इस बात का। इस बुढ़ापे में भी कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज नहीं है क्या आपका? अब जिनकी आपके जैसी खूबसूरत पड़ोसन हो तो उनका मिजाज तो रंगीन होगा ही ना। लेकिन अब अपने इस अंदाज को जरा सुधार लीजिए। बेटा जवान हो गया है, कल को बहू घर में आएगी तो ऐसा मिजाज शोभा थोड़ी न देगा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से मनोहर की पत्नी बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, जिसे देखकर निर्मला ने कहा, जाइए मनोहर जी, मेरा बोझ कम करने से पहले अपनी पत्नी का बोझ कम कीजिए। ये कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। क्या कह रही थी वो निर्मला? अरे कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। तुम अंदर चलो और चाय बनाकर पिलाओ मुझे। रमोला मनोहर को घूर कर देख रही थी क्योंकि वो अपने पति के रंगीन मिजाजों से अच्छे से वाकिफ थी। कुछ दिनों बाद रमोला अपनी सहेली के घर कीर्तन में गई हुई थी। मनोहर का बेटा आयुष, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, वो भी ऑफिस गया हुआ था। घर पर मनोहर अकेला था। वाह क्या बात है, आज तो घर पर कोई नहीं है। तो क्यों ना आज मोबाइल की जगह बड़ी स्क्रीन पर वो रोमांटिक मूवी देखी जाए। हाँ, मजा ही आ जाएगा। हाँ। मनोहर टीवी पर रोमांटिक फिल्म लगाकर देखता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। लेकिन टीवी पर चल रही उस रोमांटिक फिल्म की आवाज बाहर तक जा रही थी, जिसे सुनकर पड़ोस के लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे ये मनोहर भी ना बिल्कुल सुधरने वाला नहीं है। छी छी छी, मुझे तो सुनकर भी शर्म आ रही है। शाम को रमोला वापस घर आती है तो पड़ोस की महिलाएं उससे उसके पति की बात कहती हैं। क्या करूं मैं इस ठर की बुढ़े का? बेटा ब्याह लायक हो गया है, लेकिन इसे ना जाने कब अकल आएगी। क्या पता घर में बहू आ जाने पर ये सुधर जाए। अगले दिन रमोला अपने बेटे आयुष से इस बारे में बात करती है। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, घर के कामों में मदद के लिए कोई आ जाए तो आराम मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है माँ, मैं कल ही किसी काम वाली बाई को बोल देता हूँ। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि एक काम वाली लगवा लो, लेकिन तुम हो कि मानने को ही तैयार नहीं हो। मैं तो कब की लगवा लूं, लेकिन इस बुढ़े की फितरत मैं अच्छे से जानती हूँ। नहीं 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 बेटा, मैं काम वाली की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो इस घर में बहू के आने की बात कर रही हूँ। क्या माँ, अब शादी? हाँ शादी। ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अगर बहू आएगी तो हमारा भी मन लगा रहेगा। रमोला मनोहर की तरफ घूर कर देखती है। मेरा मतलब है तू तो काम पर चला जाता है, हम बुढ़े बुढ़िया सारा दिन घर में अकेले पड़े रहते हैं। तो जब बहू आएगी तो वो हमारी सेवा करेगी, खाना बना कर देगी। तेरी माँ को इस उम्र में तो अपने हाथ नहीं जलाने पड़ेंगे। आप दोनों फिर शुरू हो गए। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, मुझे एक हफ्ते के लिए कश्मीर के एक गांव में जाना है कंपनी के काम से। वहां से लौट कर आऊंगा तो इस बारे में बात करेंगे। आयुष एक हफ्ते की ऑफिस ट्रिप पर कश्मीर के एक गांव में चला जाता है। एक रोज वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों को निहारता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसका पैर फिसलता है और में गिरने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की, जिसका नाम नगीना था, वो आकर आयुष का हाथ थाम लेती है। नगीना की भोली भाली सूरत और गोरा चेहरा और उस पर नीली आंखें उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। आयुष को पहली नजर में ही उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज तो मैं सीधा नीचे खाई में ही जाता। वैसे नाम क्या है आपका? जी नगीना। नगीना की खूबसूरती को देख आयुष उससे कहता है। लोग सच ही कहते हैं, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो बस यही है। नगीना शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। उसने अगले दिन ही उस लड़की के बारे में पता लगाया और उससे अपने दिल की बात कही। नगीना ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। फिर वो उसे ब्याह कर अपने साथ दिल्ली ले आया। है ये कौन है बेटा? माँ ये आपकी बहू है नगीना। बहू? तूने शादी कर ली? हाँ तो आप ही तो कह रही थी जल्दी शादी कर, जल्दी शादी कर। हाँ कहा तो था, लेकिन इतनी जल्दी भी करने के लिए नहीं कहा था मुए कि तू अपने माँ बाप को ही बुलाना भूल जाए। अच्छा अब ले ही आया है तो रुक, गृह प्रवेश तो करने दे। रमोला अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। मनोहर जब नगीना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वाह बेटे, बहू तो एकदम पटाखा लाया है, मजा आ गया। ये सोचकर मनोहर अपनी छाती पर हाथ फेरता है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नगीना के आते ही रमोला को अब काफी सहारा हो गया था, क्योंकि नगीना ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। लेकिन उस घर में उसके आने के बाद भी काफी कुछ अजीब भी हो रहा था। एक रोज, अरे ये दूध कहाँ गया? सुबह तो मैं 2 किलो दूध लाई थी, लेकिन दिन तक ही सारा दूध खत्म भी हो गया। बहू, ये दूध कहाँ गया? वो माँ जी सुबह फ्रिज में रखते हुए ना दूध का पतीला मेरे हाथ से छूट गया और वो दूध नीचे गिर गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं और दूध ले आऊंगी। जी ठीक है माँ जी। लेकिन अब ये हर रोज होने लगा। रात को सबके सोने के बाद नगीना अपने असली नागिन रूप में आती और फ्रिज में रखा दूध पी जाती। एक रोज आधी रात को आयुष अपने कमरे से चिल्लाते हुए, अरे नगीना, फ्रिज से पानी लेने गई हो क्या? आते हुए मेरे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम भी ले आना। आयुष की आवाज सुनते ही नगीना फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। जी बस अभी लाई। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज जब नगीना नहाकर बाहर निकली तो उसकी पतली कमर पर नजर पड़ते उसके गीले बिखरे लंबे बाल देख मनोहर उसको छुप छुप कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, और वो बार बार अखबार पढ़ने के बहाने से काम कर रही नगीना को अपनी गंदी निगाहों से घूरे जा रहा था। वाह, क्या भाग्य है मेरे बेटे के, जो इतना कमाल का आइटम मिला है उसे। कुछ देर बाद नगीना तैयार होकर शिवजी के मंदिर चली जाती है, लेकिन उस रोज के बाद मनोहर खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। एक रोज जब नगीना रसोई में खाना बना रही थी तो मनोहर पीछे से आकर उसके बालों में फूल लगा देता है। इस बात से अनजान कि वो आयुष नहीं बल्कि मनोहर है, नगीना बहुत खुश होती है। आज आप ऑफिस से बड़ी जल्दी अरे बाबूजी, आप यहाँ? अब हाँ, वो पार्क घूमने गया था तो वहाँ ये गुलाब का फूल बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा तुम्हारे खूबसूरत बालों में लगा दूं। अपने ससुर का ऐसा व्यवहार देख नगीना को थोड़ा अजीब लगा। नगीना के घर में रहने से ना तो उस घर में कभी कोई चूहा आता और ना ही कोई और जीव जंतु, लेकिन कई बार सांप की खाल तो कभी उसके जैसी आवाज उस घर में दिखाई देती। कमाल है, शहर में रहने के बावजूद भी ये सांप जैसी आवाज न जाने कहाँ से आती है। सुनिए जी, आपको भी ऐसी कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? चुपचाप सो जाओ रमोला, तूने आज दिन में श्रीदेवी की नगीना फिल्म देख ली थी, इसीलिए तुझे ये सब सपने आ रहे हैं। रमोला इसे अपना वहम मानकर सो जाती है। एक रोज आयुष और रमोला किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। उस समय घर पर नगीना अपने कमरे में सो रही थी। तभी मौका मिलते ही मनोहर उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। छोड़ दूं? अरे बड़े दिनों बाद तो तू हाथ लगी है, आज कैसे छोड़ दूं? फिर नगीना गुस्से में आ जाती है और नागिन का रूप धारण कर लेती है। नागिन, नागिन, बचाओ बचाओ। तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? खूसट बुढ़े, आज तो मैं तुझे ऐसा डसूंगी कि तू फिर कभी किसी औरत को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। तभी रमोला और आयुष भी दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। नगीना को इस रूप में देखकर वो हैरान रह जाते हैं, लेकिन मनोहर की ये हरकत देख वो नगीना से कहती है, बहू आज तू इन्हें माफ कर दे, लेकिन आज के बाद इस आदमी ने ये गलती की तो मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि तू एक पल के लिए भी बिना सोचे समझे इस आदमी को मौत के घाट उतार देना। ऐसा पति होने से अच्छा है कि मैं विधवा ही हो जाऊं। छी, मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए भी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं पराई स्त्री तो क्या, खुद की स्त्री को छेड़ने से पहले भी 4 बार सोचूंगा। अपनी अय्याशी के चक्कर में मैं सारी हदें भूल गया था। बहू तू भी मुझे माफ कर दे। नगीना मनोहर को माफ कर देती है, साथ ही सबको अपनी सच्चाई बता देती है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है और वो आयुष से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने सबसे ये बात छुपाई। सब नगीना को माफ कर देते हैं। मनोहर अब पूरी तरह सुधर चुका था। उसका ये बदला रूप देख अब मोहल्ले की औरतें भी बहुत खुश थी। उर्मिला अर्जुन को बस दूर से देखती रहती थी। अर्जुन शहर में एक कॉलेज में पढ़ता था और उर्मिला उस कॉलेज के आसपास ही घूमती थी। असल में उर्मिला एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन बचपन से ही इंसानों के प्रति उर्मिला को एक लगाव सा है। बचपन में वो नागिनों की बस्ती में रहती थी। वहाँ सभी नागिन इंसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। इंसान बड़े भयानक जीव हैं। सुन उर्मिला, इंसानों के आसपास भी मत भटकना। क्यों चाची, अच्छे इंसान नहीं होते हैं क्या? नहीं, इंसान अच्छे नहीं होते, वो हमेशा हमारी बुराई के बारे में सोचते हैं। लेकिन उर्मिला का मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था और जवान होते ही वो नागिन बस्ती से बाहर शहर चली आई और पहले ही दिन उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन सर्पेंटोलॉजी यानी कि सांपों को लेकर कॉलेज में पढ़ाई करता था।
इसीलिए उसे पता था कि सांप और नागिन इस पृथ्वी के लिए कितने जरूरी हैं। वो रास्ते में हाथ में कुछ कागज लेकर खड़ा था और सभी में वो कागज बांट रहा था। सुनिए सब लोग, दया करके सांपों को मत मारिए। अगर सांप आपके घर में घुस जाए तो तुरंत सरकारी दफ्तर में फोन कीजिए, लेकिन सांपों को मत मारिए। अर्जुन ये सब जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बता रहा था और ये देखते ही उर्मिला ने सोचा, अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारे बारे में सोचता है और दिखने में भी कितना अच्छा है ये। उर्मिला अर्जुन के प्यार में पड़ गई। वो अर्जुन को फॉलो करने लगी। अर्जुन कॉलेज जाता और उर्मिला कॉलेज के बाहर खड़ी रहती। ऐसे ही एक दिन अर्जुन कॉलेज से निकला और उर्मिला से उसकी टक्कर हो गई। माफ करना, मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है। दरअसल मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उर्मिला भी दिखने में बहुत अच्छी थी। अर्जुन ने भी हाँ कर दिया और ऐसे ही दोनों में प्यार का सिलसिला चलता रहा। और कॉलेज खत्म होने के बाद ही अर्जुन ने उर्मिला से कहा, उर्मिला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अर्जुन, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उर्मिला की नागिन बस्ती की एक नागिन ने ये देख लिया। पूरी बस्ती को उर्मिला और अर्जुन के बारे में पता चल गया। उर्मिला जब बस्ती में लौटी तब सारी नागिनों ने मिलकर उर्मिला को उल्टा सीधा कहा, तू तो नागिन समाज की कलंक है, कलंक। वो लड़का ये नहीं जानता है कि तू कौन है। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि तू इंसान नहीं एक इच्छाधारी नागिन है, उस दिन देखना कि वो तेरे साथ क्या करता है। ये बोलकर सभी ने उर्मिला को बस्ती से बर्खास्त कर दिया। उर्मिला अर्जुन के पास चली आई और एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन उर्मिला को लेकर गांव चला गया। पूरा दिन बस में बैठने के बाद उर्मिला को बहुत गर्मी हो रही थी। अर्जुन, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, जाओ नहा लो बाथरूम में। उर्मिला बाथरूम में चली गई और बाल्टी के पानी से नहाने लगी, लेकिन उर्मिला का मन नहीं भरा। ओह, कहाँ मैं तालाबों में तैरती थी और यहाँ मुझे बाल्टी के पानी से नहाना पड़ रहा है। ऐसे ही रोज नहाना पड़ा तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे तालाब ढूंढना पड़ेगा। उर्मिला नहाकर निकली। उसकी सास ने खाना परोस दिया। खाना खाकर सभी सो गए। अर्जुन भी सो गया। तभी उर्मिला चुपके से उठी और अपने नागिन अवतार में आई और फिर खिड़की से बाहर चली गई। बाहर थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे एक तालाब दिखा। अरे, यहाँ एक तालाब है, मैं इसी में कूद जाती हूँ। उर्मिला इंसान के रूप में आ गई और तालाब में तैरने लगी। आह, बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ बाल्टी का पानी और कहाँ तालाब। अच्छे से नहाने के बाद वो वापस चली आई। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसने मन ही मन में सोचा, अब से मैं यही करूंगी, रोज रात को तालाब में नहाने चली जाऊंगी। उर्मिला ये सोचकर खुश हो गई। अगले दिन भी उर्मिला ऐसे ही रात को नहाने के लिए निकल गई और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक दिन उर्मिला रात को तालाब में नहा रही थी और इधर अर्जुन की नींद टूट गई। अरे, उर्मिला कहाँ है? उर्मिला, उर्मिला, कहाँ हो तुम? अर्जुन उर्मिला को ढूंढने लगा। कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उर्मिला को बुलाने लगा। आवाज सुनकर उसकी माँ जानकी उठ गई। क्या बात है बेटा, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? उर्मिला कमरे में नहीं माँ, पता नहीं कहाँ है। अरे, इतनी रात को कहाँ जाएगी वो? ठीक से नहीं देखा होगा तूने। ये बोलकर जानकी और अर्जुन कमरे के अंदर गए और देखा कि उर्मिला बिस्तर पर आराम से सोई हुई है। ये रही बहू, मैंने कहा था ना कि यहीं होगी। क्या हुआ माँ? अभी तो तुम यहाँ नहीं थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो यहीं पर थी आपके पास। अच्छा, तो फिर मुझसे कोई गलती हो गई होगी। अर्जुन सो गया। उर्मिला ने अपने ही मन में सोचा, आज तो बाल बाल बच गए। अगले दिन उर्मिला फिर से नहाने के लिए खिड़की से बाहर चली गई और आज भी अर्जुन की नींद टूट गई। अरे, आज भी उर्मिला नहीं है? नहीं नहीं, ये तो मेरी आंखों की गलती नहीं हो सकती। मुझे जानना पड़ेगा कि उर्मिला कहाँ है। अर्जुन चुपके से घर के बाहर निकल गया और देखा कि उर्मिला तालाब में नहा रही है। अरे, वो रही उर्मिला, लेकिन वो इतनी रात को तालाब में नहा क्यों रही है? अर्जुन एक पेड़ के पीछे छुप गया। नहाने के बाद उर्मिला चलते हुए घर के पास आई और नागिन बनकर खिड़की से अंदर घुस गई। अर्जुन ने ये देखा और उसके होश उड़ गए। अरे, ये क्या? उर्मिला एक इच्छाधारी नागिन है। अर्जुन तुरंत कमरे के अंदर घुस गया। उर्मिला, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाई ही क्यों? आप सब कुछ जान गए।
हाँ, मैंने आज सब कुछ देख लिया। मैंने सोचा था कि मेरी असलियत जानने के बाद आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है उर्मिला, मुझे सांप और नागिनों से बहुत प्यार है। आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं? हाँ उर्मिला, हाँ, लेकिन तुम बाहर नहाने क्यों जाती हो? मैं नागिन हूं ना, बाथरूम में नहाकर मजा नहीं आता है, इसीलिए मैं रोज तालाब में नहाने के लिए चली जाती हूँ। ये सब बातें चल ही रही थी कि इतने में जानकी आ गई। वो बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है बहू, तुम एक नागिन हो। एक नागिन को मैं बहू के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। बेटा, इस नागिन ने तुझे अपने जाल में फंसाया है। नहीं मां, नहीं, ये मुझसे प्यार करती है और मैं भी इससे प्यार करता हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। मैं अभी गांव वालों को खबर करती हूँ। जानकी ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। गांव वाले गुस्सा हो गए। अर्जुन उर्मिला को लेकर भागने लगा। भागते भागते वो दोनों नागिनों की बस्ती में चले गए और उनके पीछे पीछे पूरा गांव हाथ में मशाल लेकर हाजिर हो गया। ये नागिनों की बस्ती है, जला दो सब कुछ, एक भी नागिन बच ना पाए। लेकिन तभी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, रुक जाइए आप लोग, आखिर कब तक ये तबाही चलती रहेगी? नागिन बुरी नहीं होती, हम इंसान उन्हें बुरा होने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप लोगों को तबाही करनी ही है तो पहले मुझे मारना होगा। ये सुनकर सभी रुक गए। अर्जुन, तुम अच्छे हो, इसलिए हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। आज से हम सांप और नागिनों को नहीं मारेंगे। सभी वापस चले गए। नागिनों की बस्ती में भी खुशी का माहौल छा गया। वाह उर्मिला, तेरा पति तो सच में अच्छा है। हम तेरे पति को दामाद के तौर पर स्वीकार करते हैं। नागिनों ने भी अर्जुन को अपना लिया। इसके बाद अर्जुन ने एक घर बनाया और उस घर में उर्मिला के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया ताकि उर्मिला आराम से खुले में नहा सके। और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे।